आज की कक्षा से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भारत के संविधान की वास्तविक अर्थ में। और इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले संविधान की उद्देशिका की, प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमने 2-3 कक्षाओं में अभी शुरुआती दौर में हमने बात की है कुछ बुनियादी संकल्पनाओं की, टर्म्स की, जैसे राज्य, राष्ट्र शासन, प्रशासन, प्रबंधन। इसके अलावा संविधान क्या होता है, इस पर बात की है हमने। संविधानों का वर्गीकरण देखा है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा करने के पीछे कारण यह था, ये जो शब्द हैं, पहले भी मैंने कहा है आपको, अगर याद होगा तो ऐसे शब्द हमें हर समय, जब भी हम पढ़ाई करते रहेंगे राज्य व्यवस्था की, तो ऐसे शब्द हमें अक्सर हमारे सामने आएंगे। और अगर उनका अर्थ हमें समझ में आता है तो हमें पूरी की पूरी संकल्पना को समझने में समस्या नहीं होगी। जहाँ तक राज्य व्यवस्था की बात है तो उसका मूल आधार भारत का संविधान है। चाहे प्रश्न राजनीतिक प्रणाली से हो, चाहे प्रश्न शासन व्यवस्था से हो, गवर्नेंस से हो, प्रशासन से हो, कहीं ना कहीं उसका जो स्रोत है वो भारत का संविधान है। मुख्य परीक्षा में अगर आपने देखा है पहले पूछे गए प्रश्नों को, तो उत्पत्ति उनकी संविधान से होती है। चाहे भले प्रश्न समसामयिक मुद्दों पर पूछे गए हों, तो संकल्पनाओं की समझ के लिए हमें संविधान की समझ का होना अनिवार्य है। जहां तक प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों की बात है, तो वहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेदों से, सीधे सीधे संविधान के प्रावधानों से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे भी पूछे जाएंगे, आपके लिए भी ऑब्वियसली। तो अगर संविधान की समझ हमारे अंदर है तो हम प्रारंभिक परीक्षा में तो सीधे सीधे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा में भी ये चूंकि आधार है सारे प्रश्नों का, चाहे वो कितने भी डाइवर्सिफाइड क्यों नहीं हो, अगर हमारे पास इसकी समझ है तो हम उन प्रश्नों को समझ भी सकते हैं, उनकी मांग समझ सकते हैं, उनका उत्तर दे सकते हैं। इसी उद्देश्य से संविधान की समझ होनी जरूरी है और इसी कारण से हम संविधान के उन सभी भागों का अध्ययन करेंगे कक्षा में जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान यह रखना है कि चूंकि हम विधि, लॉ नहीं पढ़ रहे, इसलिए बहुत गहराई में हर जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा उद्देश्य है शासन प्रशासन में संविधान का उपयोग कैसे होता है और कैसे संविधान गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करता है, उसकी बात पर हमें गौर करना है। इस उद्देश्य से, इस ऑब्जेक्टिव के साथ, इस अप्रोच के साथ हमारा अध्ययन होगा कक्षा में, राइट। पहले भी मैंने कहा है कि आपको एक बेयर एक्ट, भारत का संविधान जो है वो आपके पास होना चाहिए, ताकि जब मैं किसी अनुच्छेद पर बात करूं तो आपके सामने वो अनुच्छेद अगर रहता है तो आपको उसकी भाषा समझने में आसानी होगी। कारण पहले भी मैंने बताया कि कारण यह है कि कई बार वही भाषा उठाकर रख दी जाती है प्रारंभिक परीक्षा में। तो बेयर एक्ट आप अपने साथ रखेंगे जब भी आप कक्षा से जुड़ रहे हैं, आप कक्षा में हैं, तो बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए। मैं आपके लिए बेयर एक्ट अपने स्क्रीन पर रखूंगा ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो, और आपके पास रहेगा तो वो बहुत लाभकारी होगा, राइट। तो हम लोग शुरुआत करते हैं उद्देशिका से और देखते हैं कि उद्देशिका को कैसे समझना है, संविधान का दर्शन क्या है, कैसे काम करती है। ये एक नज़र पहले भारत के संविधान की उद्देशिका पर डालते हैं। लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
यह पूरा एक वाक्य है भारत के संविधान की उद्देशिका का। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है, पहली, कि पूरी की पूरी उद्देशिका एक ही वाक्य में लिखी गई है। हमने उस वाक्य को तोड़ा है, लेकिन एक ही वाक्य है, और यह शुरुआत हो रही है हम भारत के लोग यहां से, और अंत हो रहा है अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो पूरा का पूरा जो यह इसका ढांचा है वो एक वाक्य में लिखा हुआ है। एक बहुत बारीक सी चीज है जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जा सकती है, वो यह है कि उद्देशिका में ग्रेगोरियन कैलेंडर तो है ही, 26 नवंबर 1949, विक्रम संवत की भी बात कही गई है। यहां लिखा है 2006 विक्रमी। तो विक्रम संवत में भी, इस विक्रम संवत का भी उल्लेख उद्देशिका में किया गया है। अब इस पूरे ढांचे को समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी बातों की समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। अब उस वापिस आता हूं इससे हटकर। एक शाश्वत सत्य की तरह एक वाक्य है कि प्रत्येक संविधान की एक उद्देशिका होनी चाहिए। एवरी कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट हैव अ प्रीएम्बल और शैल हैव अ प्रीएम्बल। चाहे कोई भी देश हो, उसके संविधान की जो यह भाग है जिसको हम उद्देशिका कह रहे हैं, हर राष्ट्र में, हर देश में संविधान के इस भाग को उद्देशिका कहा गया है। राइट? ऐसा नहीं कि भारत में इसको उद्देशिका कहते हैं और अमेरिका में कुछ और कहते हैं। अमेरिका के संविधान में भी उद्देशिका ही है, आयरलैंड के संविधान में भी उद्देशिका है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में भी उद्देशिका है, प्रीएम्बल। तो द वर्ड प्रीएम्बल इज ऑलवेज यूज्ड टू अ पर्टिकुलर पार्ट इन एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भाग को हम उद्देशिका का नाम देते हैं, उस भाग में कुछ ना कुछ ऐसी कॉमन बातें जरूर होनी चाहिए जो हर जगह विद्यमान हो, तभी उसको एक ही नाम से बुलाएंगे ना। कि हर संविधान का यह जो भाग है जिसको हमने उद्देशिका की संज्ञा दी है, उसमें कुछ बातें, कुछ अभिलक्षण, कुछ गुण उसके निश्चित रूप से साझा होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए, तभी उस भाग को हम उद्देशिका का नाम दे सकते। तो वो साझा बातें, वो साझा गुण कौन से हैं, इनको हमें समझने की जरूरत है। राइट? नहीं तो हम करते क्या कि भारत में उद्देशिका प्रीएम्बल कहते, कहीं पर प्रीफेस कहते, कहीं प्रीलूड कहते, कहीं इंट्रोडक्शन कहते। ऐसा नहीं है। हमने कॉमन बातें कुछ ढूंढनी है और हमें तय करना है कि कॉमनली कौन सी बात ऐसी उद्देशिका में होती है। इसके अलावा, उन कॉमन बातों के अलावा, उन साझा बातों के अलावा, देश विशिष्ट कुछ बातें उसमें अवश्य होंगी। जिस राष्ट्र का वह संविधान है, उस राष्ट्र का लक्ष्य क्या है, उसका अपना लक्ष्य होगा। उस राष्ट्र में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा, उसकी बात कही जाएगी। तो बहुत सारी बातें उस राष्ट्र की अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से रखी जाएंगी उसमें, लेकिन कुछ मूल बातें उसकी साझा अवश्य हों। तो पहली बात तो यही। इसका अर्थ यह भी हुआ कि उद्देशिका वह नहीं है जो एक पुस्तक में प्राकथन होता है। प्रीफेस नहीं है यह। इट इज समथिंग बियॉन्ड दैट। यह प्रीफेस से कहीं ज्यादा बड़ी संकल्पना है। प्रीफेस में जो बात होती है उसमें ऑथर यह लिखता है कि मैंने यह पुस्तक क्यों लिखी है, कौन से लोग इस पुस्तक को लिखने में मेरी सहायता कर रहे थे, इस पुस्तक के अलग अलग अध्यायों में कौन सी बात है, अगर उसका रिवीजन हुआ है तो उस अध्याय में क्या ऐसा परिवर्तन हुआ है। ऐसी बातें होती हैं प्रीफेस के अंदर। प्रीएम्बल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। उद्देशिका उससे भिन्न है। और उद्देशिका में लिखने वाला यह नहीं बताता कि मैंने यह पुस्तक क्यों लिखी है।
उसमें यह बताया जाता है कि उस राष्ट्र के संविधान की मूल बातें कौन सी हैं, क्या काम करता है संविधान, क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है। ऐसी बहुत सारी बातें उसमें लिखी जाती हैं और उनमें से कुछ बातें, जैसा कि मैंने कहा कि सभी संविधानों की उद्देशिका में वो बातें साझा होती हैं, शेयर होती हैं, कॉमन होती हैं। तो हमें पहला जो हमारा काम है वो यह है कि आखिर वो साझा बातें कौन सी हैं, उनकी पहचान करनी। लेकिन उसके पहले एक पैराग्राफ आपको मैं लिखवा रहा हूं, जो बात अभी मैंने कही उसी का निचोड़ करके लिखिए आप। हेडिंग आपके पास है ही, उद्देशिका। लिखिए, विधि शास्त्र के नियमों के अनुसार, विधि शास्त्र के नियमों के अनुसार प्रत्येक संविधान की एक उद्देशिका होगी। विधि शास्त्र के नियमों के अनुसार प्रत्येक संविधान की एक उद्देशिका होगी। उद्देशिका किसी पुस्तक की का प्राकथन नहीं है। उद्देशिका किसी पुस्तक का प्राकथन, प्रीफेस नहीं है। इसमें कई विशिष्ट गुण शामिल होते हैं जो उस राष्ट्र को या उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था को, उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था को दिशा निर्देश देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। संविधानों की एक बड़ी विशेषता यह है, संविधानों की एक बड़ी विशेषता यह है कि उनकी उद्देशिका में, उनकी उद्देशिका में कई अभिलक्षण, कई अभिलक्षण साझा रूप में पाए जाते हैं। कॉमनली कई अभिलक्षण साझा रूप में पाए जाते हैं। इसी आधार पर किसी भी संविधान की उद्देशिका, इसी आधार पर किसी भी संविधान की उद्देशिका के अनिवार्य तत्वों की पहचान की जा सकती है, के अनिवार्य तत्वों की पहचान की जा सकती है। अब वो क्या है अनिवार्य तत्व, उसकी बात करेंगे हम। संविधान का मूल दर्शन है, बेसिक फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है दर्शन के अनुरूप निर्धारित उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी।
उद्देश्य प्राप्ति के मार्गदर्शक सिद्धांत या गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू अचीव द ऑब्जेक्ट। 3 अनिवार्य तत्व हो गए, ये किसी भी संविधान की उद्देशिका में होंगे, राइट। सबसे पहले उसका मूल दर्शन। अब इसकी खासियत क्या है कि जैसे शब्द लिया दर्शन, दर्शन शब्द जैसे लिखा, दर्शन तो एक विचार है और विचार हमें दिखता नहीं, तो कहा जाएगा कि जो संविधान का मूल दर्शन है वो अमूर्त होता है, एब्स्ट्रैक्ट, दिखता नहीं, अर्थात उस मूल दर्शन का स्पष्ट उल्लेख नहीं होता संविधान में। हमें जो लिखा गया है उसमें से ढूंढकर निकालना होता है कि उस संविधान का दर्शन क्या है। तो अमूर्त होगा यह दर्शन, ये लिखा जाएगा यह जो है यह अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट। यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित होगा, स्वाभाविक है कि जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है हमारा, वो अगर सामने नहीं दिखेगा तो हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो दर्शन के अनुरूप जो उद्देश्य हमने रखे हैं उनका स्पष्ट उल्लेख उद्देशिका में होगा। ठीक उसी तरह जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जिनका प्रयोग करके हम उन उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे, उनका उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप से उद्देशिका में किया जाएगा। तो हमें किसी भी संविधान की उद्देशिका की इन 3 अनिवार्य तत्वों की पहचान अगर है तो हम उसके आधार पर अपने संविधान की उद्देशिका की भी इन 3 अनिवार्य तत्वों की पहचान कर सकते हैं, राइट। अब ये देखना है हमें कि भारत के संविधान की उद्देशिका यही 3 है। अब इसमें मूल दर्शन हमारा क्या है, अभी मैं लिख रहा हूं, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे हम लोग इसको। तो हमारा मूल दर्शन जो है वह है कल्याणवाद, वेलफेयरिज्म। जो दर्शन के अनुरूप लक्ष्य है या उद्देश्य है वह है लोकतांत्रिक समाजवाद या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और यह है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये 4 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। इन्हीं का उल्लेख है संविधान की उद्देशिका में, इसका उल्लेख नहीं है। कल्याणवाद उल्लिखित नहीं होगा क्योंकि अमूर्त दर्शन है, तो इसको कहा जाएगा कि यह अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह हमारा दर्शन है, जो इससे सिद्ध होता है कि अगर लोकतांत्रिक समाजवाद की रक्षा हो जाए तो भारत कल्याणकारी राज्य के रूप में बना रहेगा। और लोकतांत्रिक समाजवाद प्राप्त कैसे होगा? अगर राज्य न्याय उपलब्ध कराता रहे, स्वतंत्रता की रक्षा करे, समानता सुनिश्चित करे और बंधुता की भावना का विकास करे। अगर ऐसी स्थिति है तो इन मार्गदर्शक सिद्धांतों से हम लोकतांत्रिक समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं और उसके आधार पर यह कहा जाएगा कि हमने जो दर्शन अंतर्निहित रखा है उसमें कल्याणवाद का, वह प्राप्त हो जाएगा और भारत एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित हो जाएगा और बना रहेगा। इस आधार पर हम उद्देशिका की समझ विकसित
कर सकते हैं। दूसरी विशेषता उद्देशिका की यह है, अब इसकी व्याख्या करेंगे हम लोग, अभी आगे बताता हूं आपको। दूसरी, ये तो आप नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीन पर है ही, उसके हिसाब से आप नोट कर लीजिए। दूसरी एक बड़ी विशेषता उद्देशिका की क्या है कि इसमें जो काल हैं, टेंस, तीनों टेंस का प्रयोग किया गया है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों का। दैट इज द यूनिकनेस इन लैंग्वेज। उसकी जो भाषाई उत्कृष्टता है, उसकी यह उसकी शैली, जो उत्कृष्ट शैली है, उसकी समझ है कैसे विकसित होगी। यहां देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बढ़ाने के लिए, मतलब भविष्य में बनाएंगे हम ऐसा, प्राप्त कराने के लिए, यह भविष्य की बात कर रहा है। आज तारीख 26 नवंबर 49 को यह भूतकाल है और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं यह वर्तमान काल है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आर.सी. लाहौटी ने अपनी पुस्तक में यह लिखा कि उद्देशिका की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें तीनों ही कालों का उल्लेख किया गया है और हमें यह बताता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं और हमारा भूतकाल कैसा था, कैसे हमने संविधान बनाया और वर्तमान में हम क्या करेंगे और भविष्य हम किस तरीके क्या कर रहे हैं वर्तमान में और भविष्य हमारा कैसा होगा। यह बात लिखने की बात नहीं, समझने की बात, राइट। अब हम बात कर रहे हैं इस पर कि यह जो दर्शन है यह क्या है और इसकी समझ कैसे होगी, इसकी व्याख्या करें।